वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल जो था हमारा दोस्तों, या कह लीजिए वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के तुरंत बाद जो स्टार्ट हुआ उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। तुरंत तो नहीं हुआ था, 250 साल का अंतर रहा था बीच में, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो वैदिक सभ्यता था, इसके जो रचनाकार थे वो आर्य थे। आर्य, ये जो आर्य थे दोस्तों, ये मध्य एशिया से हमारे देश आए। मध्य एशिया से जो हमारे देश ये आए थे, तो दोस्तों अगर हम मान लें कि हमारा जो भारत देश है ये ऐसे करके, तो यहां से इस वाले रास्ते से ये आए थे और यहां पर ये ठहरे थे। स्टार्टिंग में एक साथ पूरे भारत में नहीं रहे थे। तो यहां पर पंजाब की जो धरती है, पंजाब की धरती पर 5 नदियां तो पहले से ही थी। उसके बाद एक और नदी, ये सिंधु नदी, और यहां पर एक घग्गर नदी। तो इसीलिए इनके रहने के स्थान को सप्त सैंधव कहा जाता है। यानी कि सप्त सैंधव का मतलब हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा 7 नदियां, 7 नदियां। अब अगर हम बात करें कि ये आर्य कौन थे, तो आर्य दोस्तों किसी जाति विशेष के लिए, ये शब्द जो किसी जाति विशेष के लिए जो है इशारा नहीं करता है, बल्कि ये ऐसे समुदाय की ओर इशारा करता है कि जो एक ही भाषा में, मतलब बोलचाल में अपना वो थे। तो एक ही तरह की भाषा बोलने वालों को आर्य कहते थे, उनके ग्रुप को आर्य कहते थे। ये कोई जाति नहीं थी। हमारे जो भारत के लोग थे उन पे संस्कृत, इनकी जो मेन भाषा थी वो संस्कृत थी दोस्तों। अगर हम मेन भाषा की अगर बात करें तो ये मूलतः इंडो ग्रीक, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन लैंग्वेज का ये यूज करते थे, जो कि बाद में चलकर यही संस्कृत का रूप में जानी जाने लगी। इंडो आर्यन भाषा ही बाद में संस्कृत के रूप में जाने जाने लगी। उस टाइम पर भारत के लोगों पर संस्कृत भाषा ना आने पर उन्हें गैर आर्यन कहा गया, जबकि ये आर्यन थे, इनके जो थे ये संस्कृत जानते थे, ये आर्यन थे, और भारत के लोग संस्कृत नहीं जानते थे तो उन्हें गैर आर्यन कहा गया। जो संस्कृत जानते थे उन्हें ऊंची क्वालिटी के लोग, और जो नहीं जानते थे उन्हें निम्न श्रेणी के लोग कहा जाता था। यानी कि जो संस्कृत जानते थे आर्यन वो उच्च श्रेणी, और जो नहीं जानते थे गैर आर्यन वो निम्न श्रेणी। अब इनका जो संकल्प था कि इन्होंने संकल्प लिया कि पूरे भारत में आर्यीकरण कराया जाए, पूरे भारत का आर्यीकरण कराया जाए। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश था, ऐसे आसान नहीं था, तो इसको 2 भागों में पहले बांटा गया। पहले उत्तरी भारत का आर्यीकरण, दूसरा दक्षिणी भारत का आर्यीकरण। ये इतना मेन नहीं है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं होगी। बस इतना याद रखिए कि दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण था वो अगस्त ऋषि ने किया, अगस्त ऋषि ने किया। और जो उत्तरी भारत का जो आर्यीकरण है, उत्तरी भारत का आर्यीकरण किया था गौतम राहुगढ़ ने, गौतम राहुगढ़। ये भी ऋषि थे गौतम राहुगढ़। ये जो थे पंडित थे। पंडित एक हमारे जो राजा थे, यानी राजा विदेह के दरबारी पंडित थे गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ राजा विदेह के दरबारी पंडित थे। राजा विदेह के दरबारी पंडित थे। इन्होंने उत्तरी भारत का जो आर्यीकरण करने का संकल्प लिया। इन्होंने उत्तरी भारत के आर्यीकरण करने का संकल्प लिया। ये इतने विद्वान पंडित थे कि
इनके पास ऐसे ऐसे मंत्र थे कि जो मंत्र से इन्होंने, जब ये भारत का वो कर रहे थे आर्यकरण, तो मंत्र से इनके मुंह में ज्वाला उत्पन्न हो गई थी। वो ज्वाला इस प्रकार उत्पन्न थी कि अगर एक बार बुझ गई तो वो दोबारा बुझाए, मतलब दोबारा उत्पन्न नहीं की जाएगी। इसीलिए उनको ये जो है उत्तरी भारत में ही, जब ये बिहार में जा रहे थे, हाजीपुर से जब निकले तो पटना के पास एक नदी में इनकी ज्वाला गिर गई और वो बुझ गई। पटना से पहले ही नदी में उनकी मुंह से ज्वाला निकली और वो बुझ गई। इसीलिए इन्होंने पटना को अछूतों की भूमि कहा गया और ये वहां से वापस आ गए। पटना, जब पटना नदी पर इनकी आग की मुंह की जो ज्वाला थी वो बुझ गई, तो इन्होंने पटना को अछूतों की भूमि कहा और वहां से वापस आ गए। ये जो कहा गया है ये हमारे अथर्ववेद में कहा गया है गौतम राहुगढ़ के द्वारा। यह हमारे अथर्ववेद में गौतम राहुगढ़ के द्वारा कहा गया है। जो हमारा वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण थी और जो हमारी सिंधु सभ्यता थी ये शहरी थी, नगरीय थी। सिंधु सभ्यता में भी कृषि हुआ करती थी। कृषि के साथ साथ वहां पर बिजनेस थी, व्यापार था। सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ साथ बिजनेस भी थी। और जो तुम्हारा पशुपालन के इतना खास महत्व नहीं था। एक सींग वाला वहां पर जानवर देखने को मिला, मुंह तो उसका बैल के जैसा था लेकिन सींग जो था गैंडा जैसा था, तो ना ही उसकी बैल के रूप में जो है पहचान की गई है और ना ही गैंडे के रूप में। तो यहां पर जो शहरी थी वही हमारा वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। वहीं पर हमारी वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी क्योंकि यहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हुआ था। पशुपालन में जो गाय है, गाय की बहुत ज्यादा महत्व हुआ था। जो अमीरी गरीबी की जो पैमाना था, नापने का मेजरमेंट था अमीरी गरीबी का, वो गायों की संख्या के आधार पर, जिसपे जितनी ज्यादा गाय उतने ही ज्यादा वो अमीर, जितनी कम गाय उतने ही ज्यादा वो गरीब। तो हम यहां पर ये पॉइंट बना के लिखेंगे कि गायों की संख्या के आधार पर अमीरी गरीबी की गणना की जाती थी। गायों की संख्या के आधार पर अमीरी गरीबी की जो है गणना की जाती थी। इसके बाद में अगर हम, एक कार्यक्रम था वहां पर एक गविष्टि, ये जो गविष्टि है वो क्या है? ये गविष्टि है जब किसी भी इंसान की गाय खो जाती थी तो वहां के राजा का दायित्व बनता था कि उस गाय को ढूंढ के लाके दे। जब किसी भी इंसान की या किसी भी आम आदमी की वहां पर गाय खो जाती थी तो वहां के राजा का यह दायित्व होता था कि वहां उसकी गाय को ढूंढ कर ला कर दे। उसी चीज को गविष्टि कहा गया। इसके बाद में अगर हम बात करें कि गाय की हत्या पर भी मृत्युदंड का प्रावधान था। गाय की अगर हत्या कर दी जाएगी तो वो मृत्युदंड होगा उसके लिए, यह भी वहां प्रावधान था। हमारे जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा ऋग्वेदिक काल हो जाएगा, या पूर्व वैदिक काल हो जाएगा, या पूर्व वैदिक कह देंगे, और ये हमारा उत्तर वैदिक काल। इंग्लिश में ये ऋग्वेदिक काल हो जाएगा, ये पोस्ट वैदिक काल हो जाएगा। इंग्लिश में ये ऋग्वेदिक हो जाएगा, ये पोस्ट वैदिक काल हो जाएगा। इसमें जो है हमारा एक तो स्टार्टिंग का काल, एक लास्ट का। ये जो उत्तर वैदिक काल है इससे ज्यादा जो डेवलप था उत्तर वैदिक था। ऋग्वेदिक के अगर हम वो करें, इन दोनों में डिफरेंस देखें तो ये कम डेवलप था और ये ज्यादा डेवलप था। ऋग्वेदिक काल, हमारा जो ऋग्वेदिक स्टार्टिंग वाला जो काल हो जाएगा ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और ये हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब इसके हम टोटल की बात करेंगे, यहां से आप आराम से आसानी से समझ सकते हैं। 1500 से
600 BC। ये इसका काल रहा था वैदिक सभ्यता का। अब हम बात करें कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसको कहते हैं दशराज युद्ध। यहां 10 राजाओं का एक साथ युद्ध हुआ था। वो उन्होंने आर्यों के ऊपर अटैक किया था और आर्यों का एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। भरत कबीला। जैसे हमारे यहां बात करें कि इंडियन आर्मी में जो अभी के इंडियन आर्मी है उसमें जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट ऐसे होता था, तो ये वहां पर एक भरत रेजिमेंट था, ये मान के चलेंगे। और ये दशराज युद्ध को भरत रेजिमेंट जो भरत कबीला जो जीत गया, इसलिए भारत देश का नाम भारत पड़ा। भरत कबीले के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और पोस्ट वैदिक की हम बात अगर करें, पहले हम ऋग्वेदिक काल की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं वो देखेंगे समाज। समाज किस प्रकार से था, उसके बाद में मीटिंग देखेंगे, मीटिंग कैसे होती थी। मीटिंग का मतलब है पंचायत, पंचायत कैसे होती थी। उससे पहले ही हम एक चीज पर चर्चा और करते चले कि हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो 1750 ईसा पूर्व खत्म हो गई। शुरू कब हुई थी, तो वो शुरू हुई थी 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का जो पतन का मेन कारण माना जाता है दोस्तों, वो बाढ़ का माना जाता है। सिंधु सभ्यता पतन का कारण बाढ़ होता है। और जो हमारे उसके बाद में वैदिक सभ्यता जो शुरू होती है वो 1500 से 600 तक रहती है। 1500 BC से 600 BC तक। अब ये जो 1750 और ये 1500, इसके बीच में जो कि 250 साल का जो गैप हो गया, ये कहां गया। ये 1750 BC से 1500 BC, ये जो 250 साल का जो गैप हो गया, ये क्या हुआ, जब यहां सिंधु सभ्यता में, ये सिंधु सभ्यता हम यहां पर लिख देंगे। सिंधु सभ्यता में पतन के, सिंधु सभ्यता का पतन का जो कारण था बाढ़ था, जो भीषण बाढ़ आई थी। उसके बाद में वहां पर कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाया, जिसको डेवलप करने में 250 साल लग गए। यही वो 250 साल का गैप है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन बेल्ट। ट्रांजिशन बेल्ट या ट्रांजिशन काल। यह हमारा जो 250 साल का गैप है वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम समाज के बाद मीटिंग देखेंगे। मीटिंग के बाद इसमें जो यज्ञ है, यज्ञ का देख लेंगे। देवों की चर्चा देख लेंगे। देवों के बाद में जो हम नदियां हैं वो देख लेंगे। नदियों के बाद पंचायत, पहले समाज देखेंगे। समाज हमारा जो है 4 प्रकार से, 4 भागों में बांटा हुआ था, ऐसे देखेंगे। इसको हायरार्की बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर तो हम गॉड को रखेंगे, उनसे ऊपर कोई है नहीं। उसके बाद में ब्राह्मणों को रखा गया। ब्राह्मणों के लिए इतनी ही जगह, उनकी संख्या उस टाइम पर भी बहुत कम थी और आज भी बहुत कम है। लेकिन जो उच्च पद होते हैं वहां पर ज्यादातर ब्राह्मण ही मिलते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनको आरक्षण मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कम खाते हैं लेकिन पढ़ते ज्यादा है। उनका कारण ये है कि वो पढ़ते ज्यादा है, जब भी जाकर वो अच्छी अच्छी पोस्टों पर मिलते हैं। इसके बाद ये क्षत्रिय है। भगवान के नीचे ब्राह्मण, ब्राह्मण को ब्रह्मा जी का रूप माना गया। उनसे नीचे क्षत्रिय, उनसे नीचे वैश्य और उनसे नीचे शूद्र। अब ब्राह्मण मतलब पढ़ लिख कर लेक्चरर बन गए, टीचर बन गए, पढ़ाने लगे, तो वो ब्राह्मण हो गए। लड़ाई का काम यानी कि सेना में भर्ती हो गए इत्यादि, वो क्षत्रिय हो गए। बिजनेसमैन वैसे हो गए और सेवक शूद्र हो गए।
यहां पर नोट करके लिखने की जरूरत है कि ये जो भी हमारा जाति निर्धारण है वो जन्म के आधार पर नहीं था। ऋग्वेदिक काल में जन्म के आधार पर नहीं था, काम काज के आधार पर था। जो पढ़ाने लगे ब्राह्मण, जो लड़ने लगे क्षत्रिय, जो बिजनेस करने लगे वैश्य, और जो सेवा करने लगे शूद्र। एक ही परिवार में, कह लीजिए कि एक ही परिवार में ये चारों जाति मिलना उस टाइम पर मुमकिन हो जाती थी। क्योंकि कोई भी इंसान है, मान लीजिए कि हमारे पापा हैं, वो पढ़ लिख कर किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो वो ब्राह्मण हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे बड़े भैया हैं, इंडियन आर्मी में अगर ज्वाइनिंग उनकी हो गई है तो वो क्षत्रिय हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे छोटे भाई हैं या हम हैं, हमसे पढ़ा लिखा नहीं गया, हम बिजनेस करने लगे, वो वैश्य हो गए। और मान लीजिए जो हमारी मम्मी है वो कुछ करती नहीं है, हमारा खाना पीना बनाना हमारे देख रेख करती है, तो वो सेवक हो गई, शूद्र हो गई। यहां पर जाति की जो व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये लगा कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है ब्राह्मण की है, तो इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो हमारे यहां पर पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा। तो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जो जाति का वर्णन होने लगा। इसके बाद हम देख लेंगे मीटिंग। मीटिंग को पंचायत बोलते हैं। यहां पर 3 प्रकार की मीटिंग का उल्लेख है। एक साधारण मीटिंग हो जाएगी जिसको सभा बोलेंगे, एक समिति हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारी बिदत। ये जो सभा जो थी दोस्तों, सभा उस टाइम पर जो साधारण लोग थे, यानी मिडिल क्लास फैमिली के, या कह लीजिए कि आज के टाइम में अगर मैं अब की भाषा प्रयोग करके आपको बताऊं, मान लीजिए कोई मैटर हमारे घर पे हो गया तो 2-4 घर पड़ोसियों के बुलाकर कोई भी मैटर सॉल्व हो गया, तो वो साधारण लोग आ जाते थे, उसको सभा बोलते थे। इसमें संभ्रांत लोग होते थे, इसमें संभ्रांत लोग होते थे, यानी कि कह सकते हो उच्च श्रेणी के लोग। हम यहां पर उच्च भी लिख देंगे। और ये जो होते थे इसमें सभी लोग, सभी लिंग, यानी कि साधारण लोग, संभ्रांत लोग और सभी लिंग, इनमें लेडीज यानी फीमेल का आना नहीं हो रहा था। सभा और समिति में लेडीज नहीं आती थी। इसमें सभी लिंग, मेन चीज है सभी लिंग। क्वेश्चन भी यहां से ये बन सकता है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का वो कौन सा मतलब पंचायत थी, उसका क्या नाम है जहां पर महिलाएं भी जाने को अलाउ थी। तो ये सभी लिंग और सभी कोटि के लोग, सभी लोग और सभी लिंग यहां पर जा सकती थी। इसके बाद में हम यज्ञ की चर्चा कर लेंगे। एक तो हमारा यज्ञ हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। दूसरा हो जाएगा हमारा वाजपेय यज्ञ। एक राजश्रेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का जो मोटो था दोस्तों, जो राजा थे एक घोड़ा लेते थे, उसको सजाते थे सुबह सुबह और निकाल देते थे। उस घोड़े का जो काम था चलते ही जाना था। जिस गांव से, जिस राजा की सीमा से होकर वो निकल गया, जिस राजा की सीमा को या जिस गांव की सीमा को वो घोड़ा पार कर गया, तो जिसने भी अश्वमेध यज्ञ कराया है वो वाला गांव उस राजा के अधीन हो जाता था। अगर अपना गांव बचाना है तो उसे घोड़ा को पकड़ो और उसको युद्ध का संदेश भिजवाओ कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तुम्हारा घोड़ा हमने पकड़ लिया है। तो
घोड़े के द्वारा किसी को अपने अधीन कर लेते थे। ये अश्वमेध यज्ञ हो गया। वाजपेयी यज्ञ जो होता था दोस्तों, शक्ति प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन का था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ अगर हम कहें तो ये आज भी होता है। दिल्ली में चले जाओ, 15 अगस्त और 26 जनवरी, टीवी पर देखना आप, 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम जो अपने शौर्य दिखाती है फौज, भारत की सेना, वही तो शक्ति प्रदर्शन है, वही तो वाजपेयी यज्ञ है। और राजश्रेय यज्ञ, राजश्रेय मतलब राजा, श्रेय मतलब अपनी जो है शपथ लेता था, जो शपथ समारोह था वो राजश्रेय यज्ञ कहलाता था। तो आज के भी टाइम में अगर हम बात करें तो वाजपेयी यज्ञ और राजश्रेय यज्ञ आज भी हमारे यहां पर होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो देव थे उस टाइम पर, कौन कौन से देवों की चर्चा है। अगर हम बात करें देवों की तो वैदिक काल में जो देवों की चर्चा है वो हमारे इंद्र देव हैं, जो कि वर्षा के भी देव हैं और युद्ध के देव हैं। इनको पुरंदर भी कहा जाता है, इंद्र देव को पुरंदर भी कहा जाता है, ये जान लीजिए। इंद्रदेव वर्षा और युद्ध के, इनको पुरंदर भी कहा जाता है। इनकी जो चर्चा है वो 250 बार है, पूरी सभ्यता में इनकी जो चर्चा है वो 250 बार है। अग्नि तो आप जानते ही हैं दोस्तों, आग वाले हो गए, इनकी चर्चा 200 बार है। वरुण, वरुण वायु के देवता हो गए, सोम जंगल के, मारुत तूफान के, और रुद्र जो देवता हैं ये सबसे अधिक गुस्सैल देवता माने जाते थे। इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था दोस्तों। इंद्र देवता वर्षा और युद्ध के, इनकी 250 बार चर्चा है। पुरंदर कहा गया इनको। अग्नि आग के देवता, वरुण वायु के, सोम जंगल के, मारुत तूफान के, और रुद्र जो गुस्सा वाले देवता थे। इसके आगे हम नदियों की चर्चा करेंगे। तो अगर हम नदियों की चर्चा करें तो यहां पर झेलम नदी, चिनाब, व्यास और दोस्तों रावी, सतलज, इन सभी नदियों की चर्चा अभी हम करेंगे, क्योंकि टाइम रहता है बहुत कम। इतने कम टाइम में कंटेंट ज्यादा देना होता है, तो अभी करते हैं। अगर नदी की हम बात करें दोस्तों तो झेलम नदी को वितस्ता उस टाइम कहा जाता था, व्यास को विपाशा, चिनाब को अस्कनी, सतलज को शत्रुदी, रावी को परूषणी, गंडक को सदानीरा। और हम बात करें सरस्वती की तो सरस्वती को घग्गर, घग्गर उस टाइम पर कहा जाता था। सिंधु को सिंध ही कहा जाता था, लिख देंगे एक बार, सिंधु, सिंधु को सिंध कहा जाता था। झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा, चिनाब को अस्किनी, सतलज को शत्रुदी, रावी को परूषणी, गंडक को सदानीरा। सदानीरा का जो मतलब हो जाएगा हमेशा पानी, सदानीरा में हमेशा पानी रहता था, इसलिए इसको सदानीरा नाम दिया गया। सरस्वती को घग्गर और सिंधु को सिंध ही कहा जाएगा। उसके बाद हम 6 दर्शन हैं, 6 दर्शनों की चर्चा करेंगे। दर्शन मतलब हमने पुरानी वीडियो में भी आपको बता दिया है, जैसे फिलोसफी दर्शन हो जाएगा और फिलोसफर दार्शनिक हो जाएगा। तो हम वो 6 दर्शन की भी चर्चा अभी करेंगे। हम अगर दर्शन की बात करेंगे दोस्तों तो 6 दर्शन थे। छह दर्शन थे जिसको षष्ठ दर्शन कहा गया। अगर हम न्याय दर्शन की बात करें तो उनके जो रचयिता थे वो गौतम थे। गौतम बुद्ध नहीं है दोस्तों, यहाँ पर केवल गौतम है। और अगर हम सांख्य की बात करेंगे तो वो कपिल हो जाएंगे।
योग दर्शन की अगर हम बात करेंगे, ये न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ये योग दर्शन है, तो पतंजलि हो जाएंगे। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो महात्मा जो बुद्ध थे ना, महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा फॉलो किया था इन्होंने, इसको सबसे ज्यादा प्रभावित थे महात्मा बुद्ध सांख्य दर्शन से। वैश्विक दर्शन की अगर हम बात करें तो वो कणाद थे, कणाद। इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि पूरी जो दुनिया बनी हुई है ना, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। कणाद ने सबसे पहले बता दिया, और ये भारतीय थे, तो सबसे पहले भारतीय ने बताया कि पूरी दुनिया परमाणुओं से बनी हुई है। दो मीमांसा हो जाएंगे, ये हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उत्तर मीमांसा जो है ये वादरायण, वादरायण, उत्तर मीमांसा वादरायण और पूर्व मीमांसा जेमिनी। एक बार फिर देख लेंगे, ये दो मीमांसा है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा वादरायण ने और पूर्व मीमांसा जेमिनी ने रचना की इसकी। ये दर्शन है न्याय दर्शन गौतम ने, सांख्य दर्शन कपिल ने, योग दर्शन पतंजलि ने और वैशेषिक दर्शन कणाद ने ये किया। और उस टाइम पर, यानी कि टाइम जो चल रहा है हमारा वैदिक काल चल रहा है, वैदिक काल, वैदिक काल में बलि को यानी टैक्स को बलि कहा जाता था। बलि का मतलब ये नहीं होता था दोस्तों कि कोई समझ लेते हैं जैसे बकरा या किसी और जानवर की हत्या कर दी उसको बलि कह दिया, वो बलि नहीं। यहां पर बलि का जो मीन है, जो बलि की मीनिंग है ना, वो टैक्स से है। जैसे आज जीएसटी देते हैं ना, वो टैक्स है, ऐसे ये बलि उस टाइम का टैक्स था दोस्तों। तो आज की हमारी क्लास होती है दोस्तों यहीं पर समाप्त। ये हमने जो आपको एक साथ लिख करके बताया है, इसका केवल एक ही मोटिव था कि हम आपका टाइम बचाएं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपके पास कंटेंट हमारा ज्यादा पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।